हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम लोग डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं बायो के। तो मुझे आई होप आप लोग सेशन एंजॉय कर रहे होंगे या नहीं, जो भी है, बिकॉज कमेंट सेक्शन में बस कुछ ही जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि दे आर वॉचिंग जेन्युइनली। बाकी लोग क्यों नहीं देख रहे हो, आई डोंट नो। हाँ, सेकंड थिंग मेरे को ये पूछना था आपसे कि जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ है, वो मैं आपको किस फॉर्म में दे दूँ? विद एनोटेशंस दूँ, जो मैंने ऐसे लिख रखा है ये सारी चीज़ों के साथ में दूँ, या फिर मैं इसको क्लीन करके दूँ? तो मुझे इतनी सी चीज़ तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में बता ही देना, वरना फिर जैसा मेरे पास पड़ा हुआ है विद एनोटेशंस, तो मैं ऐसे ही तुम्हें मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में। ठीक है, जिसको ज़रूरत है वो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस पेपर में हमने 60 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। इसमें भी वही 180 क्वेश्चंस हैं, 60 कवर हो चुके हैं। आज हम 61 से कैरी करने वाले हैं। कोशिश करूँगी कि 61 से लेकर 100 क्वेश्चंस तक हम इसमें कवर कर लेते हैं। तो इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टुडे सेशन, which hormone from the hypothalamus stimulates the release of FSH from the anterior pituitary? कहने का है कि कौन सा हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, और ये कितने इसके कितने पार्ट्स होते हैं, और ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है? तो देखो, ये जो है ये हमारे ब्रेन का जो हमारा रिले सेंटर होता है थैलेमस, थैलेमस के नीचे जो लगा होता है ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो है वो क्या होगा? एपिथैलेमस। लोअर पोर्शन हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, और यहीं पे जो लगी होती है वो क्या होती है? आपकी पीनियल ग्लैंड भी होती है। और फिर यहाँ पर ये नीचे आपका क्या लगा होता है? ये हाइपोथैलेमस हो गया, दिस इज़ हाइपोथैलेमस। और फिर यहाँ पे ये हमारे कौन सी ग्लैंड लगी होती है? मास्टर ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड है ना, ये मास्टर ग्लैंड। और ये हाइपोथैलेमस क्या कहलाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड क्या हो जाती है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें दो लोब होते हैं, ये होता है एंटीरियर लोब और ये वाला होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। और फिर उसके बाद में एंटीरियर लोब से बहुत डीप में नहीं जा रही, मोटा मोटा बता देती हूँ। यहाँ से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। यहाँ से होता क्या है? यहाँ से पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से यहाँ पे आके रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और यहाँ पे 6 हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक होता है पैरावेंट्रिकुलर। उनके एक्सॉन्स इतने लंबे लंबे होते हैं कि वो बनते ही, यहाँ पे देखो 2 ही हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, 2 हार्मोन कौन से बता भी चुके हैं ऑलरेडी, ऑक्सीटोसिन होता है और एक एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन कह सकते हैं। बनते वो हाइपोथैलेमस में ही हैं, बस वहाँ से ये आकर के और यहाँ पे स्टोर रहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर यहाँ से ये क्या होते हैं? सिर्फ रिलीज होने का काम होता है। ठीक है, बाकी बनता है यहीं पे। लेकिन बाकी सारे जो 6 हार्मोन्स हैं इसमें भी देखो 6 हैं, 6 में देखो रिलीजिंग फैक्टर भी होता है और इनहिबिटिंग फैक्टर भी होता है। लेकिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो सभी का होता है। इनहिबिटिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो प्रोलैक्टिन का होता है, ग्रोथ हार्मोन का होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रॉप होता है और उसका इनहिबिंग होता है सोमेटोस्टैटिन। ट्रॉप इंक्रीज करना, इनहिबिन डिक्रीज करना किसी चीज़ को। तो एक तो आपका यही हो जाएगा, सोमेटोट्रॉप का इनहिबिन कौन है? सोमेटोस्टैटिन है। दूसरा है प्रोलैक्टिन का। ठीक है, प्रोलैक्टिन का इनहिबिटिंग कौन है? डोपामिन है। और उसके बाद तीसरा जो है वो किसका है? मिलेटोनिन का है। ठीक है, तो 3 ही इनहिबिन हो जाते हैं, बाकी ये सारे हैं। और थोड़ा तुम डिटेल में देख लेना, बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखने से पहले मैंने क्या बताया था कि ये थोड़ा ऐसे है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? जैसे थायरोट्रोपिन हो गया, डोपामिन,
डोपामिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन के इनहिबिटिंग हार्मोन्स, फिर जीएनआरएच, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और फिर ग्रोथ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, बाकी ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन तो इसके आ जाते हैं। अब बात आती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने मास्टर ग्लैंड की बात कर रहे हैं। मास्टर ग्लैंड में देखो दो लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन, इसी ग्रोथ हार्मोन में ही दो तरीके के होते हैं। एक ग्रोथ हार्मोन में जो रिलीजिंग वाला होता है वो क्या होता है आपका, सोमैटोट्रॉप्स, ठीक है, सोमैटोट्रॉप्स होते हैं। और जो इनहिबिटिंग वाला होता है वो क्या होता है, सोमैटोस्टैटिन होता है, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। फिर टीएसएच आ जाएगा आपका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच आ जाएगा, ठीक है, एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। फिर एक होता है जीएनएच, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर जीएनआरएच। जीएनएच में दो तरीके के होते हैं, जीएनआरएच और जीएनआईएच, जिसमें से जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, सॉरी जीएनएच होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, इसमें एक आ जाता है आपका एफएसएच और दूसरा आ जाता है आपका एलएच, ठीक है, दोनों आ जाएंगे, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर आता है आपका पीआरएल, ठीक है, जो कि क्या है आपका, प्रोलैक्टिन हो गया। तो कितने हो गए, 6 हुए ना, 1 2 3 4 5 6। और ये निकलता है आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, मेलानिन का प्रोडक्शन करवाता है, मेलानिन का। बाकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ही होते हैं, ठीक है, यही दोनों आते हैं। दोनों कैसे हैं, स्टोर्ड फॉर्म में। स्टोर्ड फॉर्म में इन द सेंस कि बनाता है हाइपोथैलेमस, ये सिर्फ इनको दे देता है और फिर जहाँ ज़रूरत होती है टारगेट ऑर्गन्स को बस ये रिलीज करने का काम करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। पीनियल से मैंने बताया था क्या रिलीज होता है, मेलेटोनिन रिलीज होता है। बाकी आ जाती है हमारी थायराइड, जिससे ट्राईहाइड्रोथायरिन थायरोनिन यानी कि T3 और T4 निकलता है, जिसमें से जो T3 है उसका प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, ज़्यादा होता है T4 के कंपैरिजन में। मतलब ये तो आयोडाइज्ड हार्मोन की बात हो गई, थायराइड से आयोडाइज्ड। नॉन आयोडाइज्ड की बात करें अगर, तो नॉन आयोडाइज्ड में आपका रिलीज होता है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, ये जिसको पीटीएच कहते हैं, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो यही कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या पूछ रहा था। सो क्वेश्चन ये था कि मतलब कौन सा हार्मोन है जो एफएसएच को रिलीज करता है, मतलब हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से जो हमारा जीएनआरएच है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या है, दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज कर रहा था, एफएसएच और एलएच, ठीक है। एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। GnRH is made in the hypothalamus and released into the hypophyseal portal circulation to act on G protein coupled receptors in the anterior pituitary's gonadotropic cells। पोर्टल सर्कुलेशन क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पे क्या है देखो, मतलब आर्टरी या वेन जो भी है वहाँ पे जा करके क्या किस में चेंज हो जा रही है वो, ठीक है, कैपिलरीज में चेंज होती है, कैपिलरीज में चेंज होती है, उसके बाद में फिर मतलब आपके हाइपोथैलेमस में, और फिर वहाँ से क्या है, टारगेट ऑर्गन को वो डायरेक्ट जाती है, ठीक है, ना कि जाए तो ये डायरेक्ट मतलब आपके हार्ट को भी जा सकता था, लेकिन नहीं, ये किसको दिया जा रहा है, फिर आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को दिया जाता है, एंटीरियर लोब को। और फिर यहाँ पर आकर के ये फिर से कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे अपना जो भी टारगेट ऑर्गन को जो हॉर्मोन्स हैं उसको लाके यहाँ पे रिलीज़ करके और उसके बाद फिर ये हार्ट को भेज दिया जाता है। तो इसलिए ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन दिया गया है, यहाँ पे ये चीज़ भी पूछी गई है एग्जाम में। बाकी फिर वही GnRH इज़ द की रेगुलेटर ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्सेस। बाकी इसमें डिटेल में और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप जाना चाहो तो देख सकते हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। द प्रोसेस दैट स्पर्म अंडरगोज इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जब स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में आता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑफ मैमल्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन से बिफोर जब स्पर्म जो है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में आता है
तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक है, स्पर्म कैपेसिटेशन टर्म्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय 1952 बाय कोलिन रसेल एस्टिन। ठीक है, ये किसने खोजा था फर्स्ट टाइम में, 1952 में कोलिन रसेल एस्टिन सर ने खोजा था। स्पर्म कैपेसिटेशन रिफर्स टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, मतलब जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दैट मस्ट अंडरगो इन ऑर्डर टू हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड फर्टिलाइज एन एग। एक एग में मतलब पेनिट्रेट करने के लिए उसमें बहुत सारे जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस वहाँ पे होते हैं, इसी को हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन जनरली रिक्वायर 5 to 6 आवर्स। कितना टाइम लगता है, 5 to 6 आवर्स लगता है, ड्यूरिंग विच द एक्रोजोम, जो एक्रोजोम की मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाती है, बिकम्स थिन, कैल्शियम डाइवेलेंट एंटर द स्पर्म एंड स्पर्म टेल बिगिंस टू शो रैपिड विप्लैश मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो है वो चेंजेस वहाँ पे हो जाते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस इन विच 3 जर्म लेयर्स फॉर्म। 3 जर्म लेयर्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन या ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन जो है वो जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं 3 जर्म लेयर्स, तो प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं आपकी, सबसे बाहर एक्टोडर्म, फिर सबसे अंदर वाली एंडो, और फिर मीजोडर्म। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स जो है वो बन जाती हैं। कितना टाइम लगता है, ड्यूरिंग द वीक ऑफ 3 ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल स्टेप्स बिकॉज इट प्रिपेयर द सिस्टम फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए जो भी सारी तैयारियां हैं वो किस टाइम पे हो जाती हैं, गैस्ट्रुलेशन के दौरान हो जाती हैं। सेल्स इन ईच जर्म लेयर डिफ्रेंशिएट इनटू टिश्यूज एंड एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सीलोम इज फॉर्म फ्रॉम। तो सीलोम जो है वो किससे बनता है, तो मीजोडर्मल। ठीक है, मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से किसका फॉर्मेशन होने लगता है, मीजोडर्म का। द बॉडी डिप्रेशन और सीलोम बिगिंस फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। सीलोम क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है दैट इज कंप्लीटली लाइंड बाय टिश्यू क्रिएटेड फ्रॉम द मीजोडर्म। द सीलोम इज फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो किससे होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। कैसा बैक्टीरिया है, स्पाइरल बैक्टीरिया होता है। कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रिपोनिमा पैलिडम हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि स्पाइरोकीट से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, स्पाइरोकीट से, रिकेट्सिया से कौन सी डिजीजेस होती हैं। ठीक है, द कॉज ऑफ सिफिलिस इज अ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियल डिजीज है कॉल्ड ट्रिपोनिमा पैलिडम। सिफिलिस क्या है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है दैट स्प्रेड व्हेन यू हैव वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स विद समवन हु हैज़ द इन्फेक्शन। सिफिलिस कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, मेनिंजाइटिस, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस और हियरिंग एंड विजन लॉस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज यूज फॉर आइकॉर्निया क्रेसिपस। ठीक है, आइकॉर्निया क्रेसिपस जो है वो कहाँ के लिए माना जाता है, तो वो टेरर ऑफ बंगाल है। और ये क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज है, इंडिया में नहीं थी, इसको बाहर से ही लेकर के आए थे अंग्रेज। क्यों, क्योंकि उसके लीफ का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगता था उनको, फ्लावर जो है वो हल्का सा पर्पल सा निकलता है इस वजह से। तो बस ला करके लाने में तो शुरू शुरू में कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में वो तुम्हारे लिए फिर मतलब क्या हो चुका है, तरीके से सीधे आतंक बन चुकी है। सो आइकॉर्निया क्रेसिपस इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल। इट इज़ एन इन्वेसिव स्पीसीज विच इज़ नॉट नेटिव टू बंगाल, जो कि बंगाल का नेटिव नहीं था। ठीक है, दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड द शेप ऑफ द लीव्स। ठीक है, द मेन रीजन फॉर वाटर हाइसिंथ टू बी नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, मतलब एक बार जिस तालाब में उग गया ना वो फिर मतलब फिर भाई साहब पूरे तालाब पे उसका कब्जा हो जाता है, फिर तुमने कुछ भी कर लेना है वो वहाँ से जाता नहीं है, कितने भी उखाड़ के फेंक दो, कुछ कर लो, नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वॉज कॉज ड्यू टू द फिश कंटेमिनेशन विद मरकरी। अगर फिश मतलब उस वाटर में मरकरी का कंटेंट ज़्यादा है तो फिश कंटेमिनेट हो चुकी है, उससे कौन सी डिजीज़ कॉज होगी, तो उससे डिजीज़ कॉज होती है मरकरी से मिनीमाटा डिजीज़ होती है। ठीक है, लड़के उससे क्या होता है आपका, इटाई इटाई हो जाता है।
मिनीमाटा डिजीज इज अ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। कैसा है? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है कॉज्ड बाय सिवियर मर्करी पॉइजनिंग। दिस इज बॉट ऑन बाय ईटिंग फिश दैट वर ऑन लिविंग इन अ वाटर कंटेमिनेटेड विद मर्करी। और सबसे फर्स्ट टाइम जो है ये डिजीज़ वो मिनीमाटा डिजीज़ डिस्कवर की गई थी मिनीमाटा सिटी जापान में। कब? 1956 में। तो ये डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इफेक्टेड द मोस्ट ड्यू टू फ्लोराइड पोल्यूशन। जब फ्लोराइड पोल्यूशन ज़्यादा होगा, मतलब पानी में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होगा, तो आपकी बॉडी का जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो इफेक्टिव होगा? तो सीधी सी बात है, ये टीथ को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, आपके टीथ जो है वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। फ्लोराइड पोल्यूशन में अफेक्ट टीथ। फ्लोरोसिस क्या है? फ्लोरोसिस इज अ टर्म फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ इनेमल। आपका इनेमल जो है वो डिग्रेड होने लगता है। इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ फ्लोरीन एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। फ्लोराइड इज अ क्रूशियल मिनरल फाउंड इन द स्किन, थायरॉइड ग्लैंड, टीथ एंड बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे मतलब बेसिकली 3 तरीके की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो देखो बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके की होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले एक बार थोड़ा सा इमेज की हेल्प से देखते हैं, फिर उसके बाद में ऑप्शंस को रीड करेंगे। देखो यहाँ पे अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी 3 तरीके की डाइवर्सिटी होती है। अब जैसे यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा कि एक जो ये पर्टिकुलर, एक सेकेंड, जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर एक साइट है। ठीक है, ये क्या है? साइट ए है, साइट बी है, साइट सी है, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन है। तो ये क्या कहला रही है? ये चीज़ कहलाएगी आपकी अल्फ़ा डाइवर्सिटी। ये भी अपने आप में अल्फ़ा डाइवर्सिटी, ये भी अल्फ़ा डाइवर्सिटी है। बट जब दो डाइवर्सिटी के बीच वाला जो एरिया है, जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो ये कहलाएगा आपका बीटा डाइवर्सिटी। लेकिन ये जो सारी डाइवर्सिटीज जिस जगह पे प्रेजेंट है, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या की पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले आता है आपका अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर मतलब डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम कम्युनिटी या फिर हैबिटेट। जो सेम कम्युनिटी या हैबिटेट को जो ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस इज यूज टू रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी और हैबिटेट। मतलब विद इन अ कम्युनिटी, सिंगल कम्युनिटी की बात करेंगे। बीटा वाली जब आएगी, बीटा बीटा की बात करेंगे तो इंडिकेट डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटीज़। ठीक है, मतलब कि दो कम्युनिटी के बीच में, एक कम्युनिटी ये हो गई, एक कम्युनिटी ये हो गई, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाएगा? बीटा। ठीक है, स्पीशीज फ्रीक्वेंटली चेंज व्हेन हैबिटेट और कम्युनिटी चेंजेस। मतलब यहाँ का कुछ और है क्लाइमेट, यहाँ का कुछ और है, तो उसके अकॉर्डिंग। फिर आ जाती है आपकी गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जो भी आपका जियोग्राफिकल एरिया है ओवरऑल, वहाँ पर जो भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? आपके गामा डाइवर्सिटी में आ जाएंगे। बाकी इस पे बेस्ड एक मैंने शॉर्ट्स भी डाला था मेरे चैनल पे, अगर किसी को नहीं समझ में आया ना, वो शॉर्ट्स जाके देखोगे, मतलब हार्डली 30 सेकेंड्स का होगा, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो ऑप्शंस आर द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी। ठीक है, यही सही है। द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट शेयर द सेम कम्युनिटी और हैबिटेट, ये नहीं होगा। द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज़ नो प्रेफरेंस फॉर शेयरिंग द सेम हैबिटेट, ये भी नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, विद इन अ फंक्शनल कम्युनिटी species diversity or richness is referred to as alpha diversity. This diversity on a local scale. Observed species variety, for instance, inside a designated plot or within a designated ecological unit such as field, pond or forest patch is described by alpha diversity. Next question है question number 70. Which of the following method of conservation of biodiversity is used only for the threatened animals and plant? मतलब थ्रेटन के लिए, यानी कि केवल संकटग्रस्त जानवरों और पौधों के लिए, मतलब किस टाइप का कंजर्वेशन करोगे? इसमें भी 2-3 तरीके के होते हैं ना। तो यहाँ पर ये आपको बताना होगा कि मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यूज ओनली फॉर द थ्रेटेंड एनिमल्स। मतलब जो संकटग्रस्त जानवर हैं, मतलब जैसे पेड़ पौधे भी हो गए या जानवर हो गए, तो उनको मतलब बचाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? तो देखो, इन सीटू तो है, मतलब किसी चीज़ का आप लैब में कल्चर करवा लो। लेकिन एक्स सीटू वाले में क्या होता है कि हम जैसे जिंको बाइलोबा वगैरह है, वो सब क्या थे कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे थे, लेकिन ला करके उनको इजीली बोटेनिकल गार्डन वगैरह में लगा लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होने के उस पर, लेकिन ला के उनको मतलब कि
बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह में उनको मतलब पर्टिकुलर एरिया में मतलब वो किया जाता है जू वगैरह, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इन सीटू तो वही लैब वाला है, ठीक है। एक्स सीटू है मतलब बाह्य स्थाने एक्स सीटू संरक्षण, मतलब उनको क्या करना है, जिस भी जगह पर है वो वहाँ पे अगर उनको खतरा है तो उनको ला करके पर्टिकुलर अच्छी जगहों पे मतलब पर्टिकुलरली उनको ला करके पर्टिकुलर वैसा नेचुरल हैबिटेट वगैरह प्रोवाइड करा के उनको आप बचा सकते हो, ठीक है। taking species out of their natural habitat and preventing their extinction is known as ex situ conservation। जैसे आप क्या कर सकते हो, एक्वेरियम बना सकते हो, बोटेनिकल गार्डन्स में ला करके लगा सकते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हो, डीएनए बैंक्स हो गए या जू वगैरह में मतलब ला करके आप उन चीज़ों को एनिमल्स को रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट है नीलगिरी। नीलगिरी वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1986 में। कहाँ पर है ये लोकेटेड है, तो इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स नेचुरल हेरिटेज। इट हैज़ अ डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फोना विच इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो -196 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन इज एन इकोनॉमिकल एंड enduring technique for preserving germplasm wherein living material is kept at an extremely low temperature of approximately 196 डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियो, एनिमल सेल्स, टिश्यूज, स्पर्मेटोजोआ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू कैटेगराइज द स्पीशीज विच इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें भी देखो दो तीन तरीके के हैं, मतलब वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड आ जाती हैं, इस तरीके से बहुत सारी हैं। तो एक बार देखते हैं इसको। देखो IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी के अंदर में 3 आती हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती हैं, फिर इंडेंजर्ड आती हैं और फिर वल्नरेबल आती हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है अ स्पीशीज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, ठीक है। मतलब वो बहुत ही जल्दी हाई रिस्क है उसमें, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है। फिर उसके बाद इंडेंजर्ड का है फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क, ये हाई रिस्क पे था, ये वेरी हाई रिस्क पे हो जाते हैं इंडेंजर्ड। और वल्नरेबल जो है वो फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड, मतलब है इनको भी खतरा लेकिन उतना नहीं है जितना क्रिटिकली इंडेंजर्ड को है। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड के एग्जांपल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग है इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आए भी हैं, इसलिए आप एग्जाम्पल नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आपका आ जाएगा आमर लेपर्ड आ जाएगा, ब्लैक राइनो आ जाएगा, सुमात्रन राइनोसिरोस आ जाएगा, जावन राइनोसिरोस आ जाएगा, पिग्मी हॉग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है इसको कई बार। कहाँ पे पाया जाता है, ये इंडिया में पाया जाता है। बाकी जावा वाला इंडोनेशिया में है, ये भी इंडोनेशिया में है, सुमात्रा वाला भी। और आमर लेपर्ड जो है वो रशिया और चाइना का है। उसके बाद में बोर्नियन ओरंगुटैन जो है ये कहाँ पे, बोर्नियो में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एप की स्पीशीज़ है। सुमात्रन ओरंगुटैन जो है ये भी क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एप स्पीस फाउंड इन सुमात्रा। उसके बाद अब एग्जांपल्स देखते हैं इंडेंजर्ड के। तो इंडेंजर्ड में आ जाएगा आपका बंगाल टाइगर आ जाएगा, एशियाटिक लायन आ जाएगा, स्नो लेपर्ड आ जाएगा, राइनोसेरस आ जाएंगे, वन हॉर्न राइनोसिरोस, ब्लैक बग जो है वो इसी में आ जाएगा इंडेंजर्ड में। लॉयन टेल्ड मका, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ब्लैक बग पूछा गया है, ये वन हॉर्न राइनो पूछा गया है, मतलब सारे ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी रेग स्टैग, ठीक है, जिसको हंगुल बोलते हैं, ये भी पूछा गया है। एशियन एलिफेंट आ जाएगा। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके इंडेंजर्ड एनिमल्स में आ जाएंगे। बाकी अगर वहाँ पे मतलब विजिबिलिटी का इशू हो तो यहाँ से भी तुम आराम से नोट कर सकते हो। देखो जैसे अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट हो गया, अमर लेपर्ड हो गया, ब्लैक राइनो हो गया, बोर्नियन ओरेंगुटैन हो गया, क्रॉस रिवर गोरिल्ला हो गया, ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला आ जाएगा, हस्कबिल टर्टल हो गया, जावा राइनो हो गया, ओरेंगुटैन, सावला और ये सुमात्रन एलिफेंट, ये सारे इसके सारे किस में आ जा रहे हैं, आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। और ये साथ ही साथ इनका क्या दे रखा है, जोलॉजिकल नेम भी दे रखा है, इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट है वल्नरेबल। वल्नरेबल में आपका जायंट पांडा, जायंट टॉर्टॉइज, ग्रेट वाइट शार्क आ जाएगी,
वन हॉर्न राइनो आ जाएगा, हिप्पोपोटामस आ जाएगा, लेदर बैक टर्टल आ जाता है, लॉगर हेड टर्टल आ जाएगा, फिर मरीन लेगुआना आ जाएगा, ऑलिव रिडली टर्टल वगैरह, पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके वल्नरेबल के एग्जाम्पल्स हैं। और बाकी इंडेंजर्ड का तो ये मैंने बता ही दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड टेक्सोन इज वन दैट हैज़ एन एक्सेप्शनली हाई चांस ऑफ गोइंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर। तो ये किस में आ रहा है, आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जा रहा है। लार्ज एनिमल बाय वर्च्यू ऑफ देयर लो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, स्पीशीज बिकम इंडेंजर्ड फॉर टू मेन रीजन्स, या तो लॉस ऑफ हैबिटेट है या फिर लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, मेन दो रीज़न यही होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के बेसिकली वैसे 4 रीजन है, ठीक है, जिसको एविल क्वार्टेट के नाम से भी जानते हैं, आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में। उसमें 4 रीजन कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे दो, ये देखो एनसीईआरटी का ये पेज नंबर 264, ठीक है, पेज नंबर 264 है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर से। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, ह्यूमन की एक्टिविटीज से ही हो रहे हैं। 4 मेजर कॉजेज हैं जिसको हम लोग एविल क्वार्टेट कहते हैं, इज द सब सोब्रिक्वेट यूज टू डिस्क्राइब देम। सबसे पहला आता है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा आ जाएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में आ जाते हैं आपके मतलब जो ये थी एग्जाम्पल्स इसी में मेंशन है। ठीक है, मतलब ह्यूमन ने क्या किया है, डिपेंड ऑन द नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर बट व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर, जैसे स्टीलर सी काऊ हो गई, रशिया की थी, पैसेंजर पिजन वगैरह, ये सब किसकी वजह से, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स की वजह से हुआ है ये चीज़। बाकी उसके बाद तीसरा है आपका एलियन स्पीसीज इन्वेजन, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे दे रखा है। तो इसमें क्या था कि बाहर से फॉरन मतलब जो बाहर की स्पीशीज़ आई, उन्होंने जो वहाँ की नेटिव थी उन स्पीशीज़ को क्या कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि व्हेन एलियन स्पीशीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड unintentionally or deliberately for whatever purpose, ठीक है, some of them turn invasive, वो कैसी केस में चेंज हो गई, इन्वेसिव में, और कैन कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज़, और जो वहाँ की इंडिजिनस स्पीशीज़ थी उसको क्या कर दिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो नाइल पर्च, ठीक है, नाइल पर्च को क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस कराया गया था कहाँ पे, इनटू द लेक विक्टोरिया में इन ईस्ट अफ्रीका में, लेड टू इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ सीशील्ड फिशेज इन द लेक। उस लेक में जो सीशील्ड फिशेज थी उसकी 200 स्पीशीज़ को किसने ख़त्म कर दिया, इस नाइल पर्च ने ख़त्म कर दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और बाकी अभी जो हम लोग पढ़ के आ ही रहे हैं आइकॉर्निया का, जिसको और भी क्या चीज़ें आई थी, जैसे कि पहला एग्जांपल तो ये नाइल पर्च किसको ख़त्म किया, सीशील्ड फिशेस को ख़त्म किया। उसके बाद में अगला आ जाता है आपका इन्वेजिव वीड स्पीशीज़ लाइक कैरेट ग्रास, ठीक है, जिसको पार्थेनियम बोलते हो, डॉकस कैरोटा आ गया, लैंटाना आ जाता है, फिर उसके बाद में वाटर हाइसिन, जिसको आइकॉर्निया बंगाल टेरर के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या हैं, इन्वेजिव ही हैं, ठीक है, जिन्होंने आकर के हमारी जो इंडिजिनस स्पीशीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया है। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, जो अफ्रीकन कैटफिश है क्लेरियस गैरिपिनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पज इज पोजिंग अ थ्रेट ऑफ द इंडिजिनस कैटफिशेज इन अवर रिवर्स, मतलब अब इसके ऊपर भी क्या है, खतरा मंडरा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एलियन स्पीशीज़ में क्या आ जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये नोट कर लो। बाकी सबसे पहला वाला क्या था, हैबिटेट लॉस वाला, उसको भी थोड़ा सा देख लेना। फिर आता है को एक्सटिंक्शन, जो कि चौथा क्वार्टेट है। यहाँ पर क्या है कि when a species become extinct, the plant and animal species associated with it is an obligatory way also become extinct। मतलब जैसे कुछ प्लांट के जो सीड्स थे, कुछ बर्ड्स जो हैं वो खाती थी, डोडो बर्ड का एग्जांपल आपने सुना भी होगा। तो क्या था, डोडो बर्ड जिस प्लांट पे रहता था, जिस ट्री पे मतलब वो सर्वाइव करता था, उसके सीड्स को खाता था। वो सीड्स जब उसके गट से पास ऑन होते थे तभी वो जा कर के नेक्स्ट जर्मिनेट करते थे। ठीक है, सीड ब्रेकिंग मैकेनिज्म में, मतलब आपने वायबिलिटी के लिए अगर पढ़ा है तो पता होगा। तो उस कंडीशन में जब डोडो बर्ड को मार के खा गए लोग,
तो क्या किया फिर डोडो, जब बर्ड नहीं रहा तो वो ट्री भी वहाँ से क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये देखो जिस ट्री पे रहता था वो, मतलब जो डोडो बर्ड था जिस ट्री पे रहता था उसका नाम क्या था, साइडेरोजाइलोन ग्रैंडीफ्लोरम। ठीक है, अगर कभी ट्री का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना, साइडेरोजाइलोन ग्रैंडीफ्लोरम था, जिसको हम लोग और भी किस नाम से जानते थे, डोडो ट्री के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि उस पर डोडो बर्ड रहती थी और वो उसके मतलब फ्रूट्स को खाती थी। ठीक है, और ये कहाँ का नेटिव है, तो ये मॉरिशियस का नेटिव था। तो कहने का मतलब है कि व्हेन ए स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया तो वो जो प्लांट या फिर जिस एनिमल स्पीशीज से वो एसोसिएटेड था या रहते हैं, वो भी क्या हो जाता है, विद इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, वो भी क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब तुम रहोगे तो मैं भी हूँ, तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, वो वाला सीन हो जाता है। वरना होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, अगर कोई होस्ट फिश स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स ऑल्सो मीट द सेम फेट, मतलब उस पर रहने वाले जो पैरासाइट्स हैं वो भी डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे। Another example in the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of the other। और बाकी प्लांट्स के केस में भी यही होता है। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट पॉलिनेटर्स होते हैं, अगर वो प्लांट ख़त्म हो जा रहा है तो वो पॉलिनेटर्स भी क्या होंगे, साथ ही साथ वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं क्या थी, इम्पॉर्टेंट थी। इट्स बिलीव दैट डोडो एट द मतलब डोडो ट्री के फ्रूट्स को खाता था, एंड द सीड कुड ओनली जर्मिनेट आफ्टर पासिंग थ्रू द डोडो डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर जब उसके गट से वो सीड्स पास ऑन होते थे तभी वो क्या करते थे, जर्मिनेट करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी फैमिली अगर इस ट्री की पूछे तो ये सपोटेसी फैमिली से था, एंडेमिक है मॉरिशियस का। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चारों क्वार्टेट क्या थे, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन और को एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर रीज़न क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का दोनों रीज़न हो जाएंगे, बाकी दोनों भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। द फॉलोइंग 5 फैक्टर्स आर द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजिव स्पीशीज, हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, मतलब कह सकते हो, बाकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 ही हैं। इन्वेजिव स्पीसीज क्या है, वही मेजर कंट्रीब्यूशन हो गई, ये सारी चीज़ें बता ही चुके हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी लॉस आर पॉसिबल आउटकम ऑफ को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन में हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वैरायटी ऑफ पैरासाइट्स एंड म्यूचुअलिस्ट एज वेल एज देयर होस्ट। नेक्स्ट वन है कंसिडर द फॉलोइंग गैसेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ गैसेस का एग्जाम्पल दिया है और हमें अरेंज करना है इन गैसेस को अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्स में इसका परसेंटेज पूछा गया है और इस तरीके से, तो इसको नोट कर लीजिए। ये है CO2, मीथेन, फिर उसके बाद में आ जाता है आपका CFC, और फिर आ जाते हैं आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये हो जाता है आपका 60% में, ये 14 आ जाएगा, नहीं ये 20 होगा, ये 60% होता है और ये आ जाएगा आपका 20%, ये आ जाता है 14% और ये आ जाता है आपका 6%। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का ही है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो इसको अरेंज करना था ना, मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका A, फिर B, फिर C और फिर D, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो ABCD हो जाएगा आपका सही आंसर C। ठीक है, C जो है ये करेक्ट है। द मैकेनिज्म थ्रू विच सोलर रेडिएशन इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज रेदर बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। मीथेन, कार्बन, ओजोन, नाइट्रस, ये सारे जो हैं वो क्या है, वाटर वेपर वगैरह भी आ जाता है इसमें। तो कई बार अगर इसमें से कुछ पूछ ले तो ध्यान रखना थोड़ा सा, कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैसेज का एग्जाम्पल। और बाकी डिसेंडिंग ऑर्डर की जो बात की जा रही है वो यही है। ठीक है, इसको लिख के देख लो 1 2 3 बार। 60 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 60 20 14 और ये 6 हो जाएगा, इस तरीके से। ये देख लो पेज नंबर 281 पे मेंशन है। ठीक है, जिनको नहीं पता चल रहा था वो यहाँ से देख सकते हो। ग्रीन हाउस गैसेस ऑफ द टोटल ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, मीथेन 14 है, CFC मीथेन 20 है, CFC 14 है और N2O जो है वो 6% है। इस तरीके से इसको लिख करके आप याद कर सकते हो। बाकी कुछ और डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आसानी से इसको पॉज करके पढ़ लेना एनसीईआरटी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, द टर्म लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब है कि वो चीज़ लिविंग है लेकिन क्या है, वो फॉसिल है। फॉसिल इन द सेंस कि देखो, फॉसिल कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ जैसी थी वो एज इट इज़ है, उसमें कोई मतलब फर्दर चेंज नहीं हुआ है, तभी तो वो फॉसिल कहला रही है। लेकिन अगर वो चीज़ लिविंग है तो वो लिविंग फॉसिल कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि लाइफ लाइक फॉसिल वर प्रिजर्व्ड इन एम्बर, ये लिविंग नहीं है, ये तो मतलब डेड हो चुका है। फॉसिल फॉर्म्ड फ्रॉम अ लिविंग एनिमल, ये भी नहीं होगा। लिविंग एनिमल विच is about to be fossilized, नहीं। लिविंग एनिमल शोइंग सम वेरी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, मतलब वो जैसा था उसमें वही कैरेक्टर्स हैं, बाकी उसमें फर्दर कोई चेंजेस नहीं हुए उसके कैरेक्टर में, तो एक तरीके से वो लिविंग फॉसिल में आ जाता है। जैसे कि जिंको ट्री वगैरह का आपने नाम सुना होगा ना, जिंको बाइलोबा जो ट्री है, सिलोकैंथ फिश हो गया, हॉर्सशू क्रैब वगैरह हो गया, तुआतारा वगैरह, ये सारे क्या हैं आपके लिविंग फॉसिल्स में आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल नोट कर लो। तो ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जिंको बाइलोबा ट्री हो जाएगा, हॉर्सशू क्रैब आ जाएगा, सिलोकैंथ हो जाएगा और तुआतारा, ये सब कैसे हैं, लिविंग फॉसिल्स के एग्जांपल्स हैं। स्पीशीज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट व्हेन फर्स्ट डिस्कवर्ड एज फॉसिल बट लेटर डिस्कवर्ड टू बी अलाइव नोन एज लिविंग फॉसिल। दीज ऑर्गेनिजम्स शो सम वेरी प्रिमिटिव कैरेक्टर। सिलोकैंथ, हॉर्सशू क्रैब, तुआतारा और नोटिलॉइड्स भी हैं साथ में, यहाँ पर आप जिंको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ स्पेशिएशन। स्पेशिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है वो आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, ठीक है, तभी स्पेशिएशन जो है वो पॉसिबल है। द प्रोसेस ऑफ स्पेशिएशन डिपेंड्स ऑन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अ टेक्निक नोन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कीप टू पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम इंटरब्रीडिंग, ठीक है, उनको इंटरब्रीडिंग होने से रोकेगी। देयरफॉर दिस लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज विच इज कॉल्ड speciation. Example of reproductive isolation is in changes of the bird song from different species of finches of the Galapagos Island. Question number 78 है fertilization of human egg most often takes place in the, तो मैंने बताया था ऑलरेडी, ये एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे होता है और कहाँ पर होगा, ये एम्पुलर रीजन में होगा, ठीक है। So 78 का C, an egg and sperm unite during the human fertilization which mostly takes place in the ampulla of the fallopian tube, या फिर स्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे होता है। एनसीईआरटी ये वर्ड मतलब ज़्यादा प्रेफर करती है। The length of your fallopian tube impacts your fertility. If the fertilized egg successfully travels down the fallopian tube and implants in the uterus and embryos start growing. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, डैश इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द कॉपर्स ल्यूटियम इन द ओवरी फॉलोइंग ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद में जो येलो कलर का कुछ इस तरीके से बच रहा था वो क्या था, वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम था। और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, तो वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। वैसे ये प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से भी रिलीज होता है, ठीक है। बाकी ओवरी के बाद भी अगर उसमें ओवरी इन द सेंस की ओवरी से भी रिलीज होता है, और फिर जब मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बेबी इम्प्लांट हो जाता है, तो उस टाइम फिर वो प्लेसेंटा रिलीज करता है, ठीक है। और ये प्लेसेंटा जो है ये किसका है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो है ये किसको इनहिबिट करके रखता है, तो ये, तो देखो कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या कहलाता है, ये हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ये ओवरी से ही रिलीज होता है, लेकिन उसके बाद में ये किससे रिलीज होने लगता है, मतलब जब ठीक ठाक प्लेसेंटा वगैरह का डेवलपमेंट हो जाता है, तो चौथे से 9वें महीने तक जो मतलब प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होता है वो कौन करता है, वो प्लेसेंटा करता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू के फॉर्म में आ चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये क्या करता है, ये पीआरएल को इनहिबिट किए रहता है, ठीक है। जो आपका पीआरएल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको क्या करता है, ये इनहिबिट किए रहता है। और पीआरएल क्या है, ये हार्मोन ऑफ मैटरनिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि बन तो जाता है, देखो मिल्क जो है वो, मिल्क की जो सिंथेसिस है वो आफ्टर मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही हो जाती है, लेकिन उसको रिलीज नहीं होने देता है। क्यों, क्योंकि जब तक प्रोजेस्टेरॉन है तब तक वो क्या करता है, उसको इनहिबिट किए रहेगा, इनहिबिट किए रहेगा। फिर बाद में जब डिलीवरी हो जाती है, जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, तब क्या होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है, ठीक है। बना तो रहता है ये, लेकिन इजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इजेक्शन कब होता है, जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, तब मदर के ब्रेस्ट से जो वो मिल्क रिलीज होना शुरू हो जाता है। और मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और कई बार बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो चुके हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन होता है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि मतलब बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो मिल्क इजेक्शन या फिर मिल्क लेट डाउन के लिए जो है वो कौन सा हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑक्सीटोसिन है। और सिंथेसिस या फॉर्मेशन के लिए आपके लिए मतलब कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपका हो जाता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हो जाएगा ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी वही है कि और ये मतलब पीआरएल जो है प्रोजेस्टेरॉन पीआरएल का इनहिबिटर है। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मतलब बेबी डिलीवरी के बाद में मतलब 6 मंथ तक जो है वो कहीं ना कहीं मतलब बच्चे को मतलब मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाती है, मतलब मिल्क सिक्रेशन होता रहता है। तो उस कंडीशन में जो है ये पीआरएल जो है ये फिर उस कंडीशन में क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बनना नहीं बनता है। तो इस वजह से क्या है फिर वहाँ पे मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह के चांसेस जो हैं वो क्या है, नहीं हो पाते हैं। मतलब कि एफएसएच काम नहीं करता है प्रॉपरली, जब एफएसएच काम नहीं करता है तो प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। और ये ज़्यादा नहीं मतलब मोस्टली 60% फीमेल्स में ऐसा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, सबके साथ मतलब हो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए इस चीज़ को हम लोग एक नाम देते हैं। मतलब उस 6 महीने तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब कंसीव नहीं, ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा नहीं बनेगा, मतलब कंसीव नहीं होगा और सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम लोग एक टर्म देते हैं लैक्टेशनल। तो ये मतलब वो जो पीरियड होता है 6 मंथ्स का वो क्या कहलाता है, लैक्टेशनल एमेनेरिया, या फिर इसको टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कह सकते हैं। इट इज़ अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना दैट कैन बी यूज एज अ टेम्परेरी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन नोन एज लैक्टेशनल एमेनेरिया मेथड कहलाता है। ठीक है, मतलब वही है कि मतलब आई थिंक कि मतलब आपको चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो क्लियर हुई होंगी कि क्यों हो रहा है और ये इन दोनों का मतलब क्या है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो हार्मोन वाला चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लो तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन इज अ हार्मोन दैट सपोर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ द ह्यूमंस। द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इज टू प्रिपेयर द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस फॉर अ फर्टिलाइज एग टू इम्प्लांट एंड ग्रो। ठीक है, बाकी बेबी होने के बाद में प्लेसेंटा का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है, तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाएगा तो पीआरएल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा पीआरएल, तो क्या हो जाएगा मतलब कि मिल्क का जो प्रोडक्शन हुआ था वो मतलब ठीक ठाक वो हो जाएगा। फिर वहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करेगा, मिल्क को लेट डाउन या इजेक्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द सेकेंडरी oocyte ओवुलेटेड। सेकेंडरी oocyte जो है वो कहाँ से ओवुलेट होता है, तो ये सब हम लोग पिछली वीडियो में भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा था इसको। तो ये आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। ठीक है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte इज ओवुलेटेड। इट इज अ मैच्योर फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी विच कंटेन्स द फीमेल गैमेट या ओवम। इट इज रप्चर्ड ड्यूरिंग द ओवुलेटरी फेज एंड रिलीज द ओवम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, सिक्रीशन ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन कॉजेस नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी एज एन इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एड्रीनलिन जब कब रिलीज होता है, मतलब सीधी सी बात है, गुस्सा आ रहा है, कुछ वैसा है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। तो फिलहाल हमें ऑप्शंस क्या मेंशन है वो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस हैं आपके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या फिर नॉइज़ पोल्यूशन। तो बाकी तो ठीक है तीनों, लेकिन कहीं ना कहीं नॉइज़ पोल्यूशन से भी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज होते हैं, एड्रेनलिन जो है वो रिलीज होने लगता है। स्पेशली क्लास में देखो, बीइंग अ टीचर आप क्लासरूम में अगर जाते हो तो अगर कई बार होता है ना, बच्चे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा शोर करने लगते हैं। या सपोज दैट तुम कुछ काम ही कर रहे हो, स्कूल का ही काम है, पेपर वर्क कर रहे हो कुछ, उन्होंने उतनी देर में पूरी क्लास को फिश मार्केट बना देना होता है। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं फिर गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। लेकिन अब तो वैसे भी इतना सारा वो आ गया है रूल कि यू आर नॉट अलाउड फॉर द कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड ऑल सच थिंग्स, और इसी वजह से क्या है, बच्चे बस सिर्फ और सिर्फ बिगड़ते चले जा रहे हैं। सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन कॉजेस नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी एज एन इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज व्हेन द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्लड शुगर लेवल्स। नेक्स्ट है एन एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या है, वन फाउंड इन मैनी जियोग्राफिकल एरियाज, वन फाउंड नेचुरली इन जस्ट वन जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जहाँ पर है वो उसी जगह पे जो पाई जाएगी वो क्या होगी, आपकी एंडेमिक कहलाएगी।
An endemic species is one found naturally in just one geographic area such as island, nation, country, state or defined zone. Next है, what is the principal health concern of ozone depletion in the stratosphere? तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन डिप्लीशन से जो मतलब प्राइमरी हेल्थ इश्यूज होंगे वो क्या होंगे आपके? कैंसर एंड अदर डैमेजिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, द प्रिंसिपल हेल्थ कंसर्न ऑफ ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कैंसर एंड अदर डैमेज ऑफ द स्किन। द ओजोन लेयर और ओजोन शील्ड इज द रीजन ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही है। ये आ जाइए आप पेज नंबर 282 पे। यहाँ पे देखो ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर दिया है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने मतलब इस पेज को इंक्लूड किया है। सबसे पहले तो आपसे लेयर्स पूछता है, ठीक है, कि लेयर्स कौन कौन सी है। तो सबसे मतलब अर्थ से शुरू करते हैं, फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब फिर आइनोस्फेयर कह सकते हैं, मीजोस्फेयर, और फिर आ जाता है आपका एक्सोस्फेयर, इस तरीके से। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन तो ये निकल के आता है, जो थिकनेस होती है इसको किस उसमें मतलब ओजोन की थिकनेस जो है वो किसको आप कौन सी यूनिट में मेज़र करते हो, तो उसकी मेजरिंग यूनिट जो है वो क्या आ जाती है आपकी? डॉप्सन आ जाती है। ठीक है, एक है डेसिबल। डेसिबल बताना मुझे किसकी होती है कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया था 2018 में, जो केवी वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि बैड ओजोन गुड ओजोन में मतलब कहाँ पे कौन कौन सी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बैड ओजोन जो है वो आपकी वो ट्रोपोस्फेयर में होगी। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में जो है वो आपकी बैड ओजोन है। बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये यहाँ से मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गुड ओजोन जो है वो कहाँ पे है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, गुड ओजोन ओजोन ऑल्सो फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। एंड इट एक्ट एज अ शील्ड, और ये क्या करती है? एक तरीके से शील्ड की तरह से काम करती हैं। एंड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, जो कि क्या करते हैं? हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करता है। इसीलिए ओजोन डिप्लीशन वगैरह जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसके लिए? हम इंसानों के लिए ही जो है वो कहीं ना कहीं डेंजरस है। ठीक है, यूवी रेज आर हाईली इंजूरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस डीएनए एंड प्रोटीन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेफरेंशली एब्जॉर्ब, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड देन इट्स हाई एनर्जी बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएंगे और केमिकल बॉन्ड्स विद इन दीज मॉलिक्यूल्स। और जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि म्यूटेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर क्या है? द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डॉप्सन यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पे सारी मतलब गैसेस वगैरह का भी दे रखा है, मैं बहुत नहीं एक्सप्लेन करूँगी, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंदी है, आप पढ़ लेना इसको। बट मैं ये कह रही हूँ कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन होल जो है वो कहाँ पे देखा जा रहा है? तो ओवर अंटार्कटिका डेवलप सच ईयर लेट अगस्त जो भी था मतलब यहाँ पे। और अंटार्कटिका कहाँ पर है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है? ठीक है, बताना तुम कमेंट सेक्शन में, नॉर्थ पोल पे है। उसके बाद देखो कुछ ये है, जैसे ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फेयर, द डिप्लीशन इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर द अंटार्कटिका रीजन, जो कि साउथ पोल पे है। दिस हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर पतली हो रही है, कॉमनली नोन एज ओजोन होल। यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी, यूवी बी से जो शॉर्टर की वेवलेंथ्स हैं और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, जिनको क्या कर रहा है? हमारा अर्थ का सरफेस जो है वो क्या कर रहा है? इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। गिवन दैट ओजोन लेयर इज इन इंटैक्ट, बट यूवी बी जो है वो डैमेज कर रही है डीएनए और म्यूटेशन। ठीक है, और वो उससे फाइनली फिर क्या हो रहा है आपका? वही म्यूटेशन वगैरह कॉज हो रहा है। इट कॉजेज क्या और दिक्कत हो रही है? एजिंग ऑफ द स्किन हो रहा है, डैमेज ऑफ द स्किन सेल्स कर रही है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स कॉज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यूवी ए बी सी में से सबसे ज़्यादा कौन जो है वो डेंजरस है? तो आपकी यूवी बी जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन ह्यूमन आई कॉर्निया एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी बी रेडिएशन को, एंड अ हाई डोज ऑफ यूवी बी कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया में इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्नो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है, ईटीसी सच एज एक्सपोजर मैनी परमानेंटली डैमेज एंड कॉर्निया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मतलब इस ये पेज जो है ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे कई सारे क्वेश्चंस जो मतलब कई सारे पीवाईक्यूज मैंने देखे हैं, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया है। और बाकी फिर वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आ जाता है? तो ये 1987 में हुआ था, लेकिन काम जो इसका शुरू किया गया था, इफेक्टिव हुआ था ये भी कई बार कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, आया कब था वो अलग है,
काम कब से शुरू हुआ था वो अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 87 में आया था, 89 में इसका काम शुरू हुआ था। क्यों किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम था ये ओजोन का, एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस के लिए ही मतलब ये समिट बनाई गई थी। बाकी और सारी चीज़ें यहाँ पे फिर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी इकोलॉजी से ही क्वेश्चन है। तो ये कब आया था? 1980 में आया था। क्यों आया था? ये सब भी एनसीईआरटी का ही है, एक बार तुम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोग्राम इन विच देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में हुआ था, डेट डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट ऑफ देयर लिविंग। मतलब वही जो चिपको आंदोलन वगैरह हुए थे उस टाइप की चीज़ें थी कि मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हाँ, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिल करके ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह बनाओ ताकि जो भी वहाँ के मतलब एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उसको हम आसानी से बचा सकें। ये देखो उसी चैप्टर का एनवायरमेंटल इश्यूज़ का ही है। मतलब ये तो बनाया ही था अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला था। चिपको मूवमेंट भी तुम्हें पता ही होगा, गढ़वाल हिमालयाज़ में था। 1974 में लोकल वुमेन शोड इनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम द एक्स बाय कॉन्ट्रैक्टर बाय हगिंग देम। मतलब लोग पेड़ों को काटने जा रहे थे और वो क्या कर रही थी, महिलाएं उन पेड़ों को पकड़ के मतलब हक कर ले रही थी कि आपको पहले मुझे काटना होगा फिर आप इस पेड़ को काटोगे। ठीक है, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्लेम्ड द चिपको मूवमेंट। अभी रिसेंटली ऐसा ही एक इंसिडेंट उधर हैदराबाद में देखने को मिल रहा था ना कि उतना बड़ा था फॉरेस्ट एरिया, उसको जा रहे थे काट के वहाँ पे डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। लोग ये नहीं सोच रहे कि डेवलपमेंट के नाम पे तुम अपना ही सत्यानाश करने जा रहे हो। ठीक है, अच्छे खासे मतलब वैसे ही नेचुरल हैबिटेट को सर मतलब प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है कोई, और जो है उसको भी मतलब बस ख़त्म किए जाओ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। Realizing the significance of participation by local communities, the Government of India 1980 has introduced the concept of JFM, ठीक है, जिसको Joint Forest Management कहते हैं। ठीक है, as to work closely with the local communities for protecting and managing forests। और मतलब उसके बदले में उन लोगों को क्या दे रहे थे? इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज टू द फॉरेस्ट द कम्युनिटीज गेट बेनिफिट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। उनको देख मतलब मिल रहा था, जैसे कि फ्रूट्स ले रहे थे, गम ले रहे थे, रबर, मेडिसिन वगैरह, और जो सूखी लकड़ियाँ वगैरह होती हैं वो भी उसको मतलब जलाने के लिए ले जाते थे, जिससे वो अपना खाना वगैरह बना लेते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। मतलब एनसी इकोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली लास्ट वाले दोनों चैप्टर्स हैं ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एग्ज़ाम में मतलब ये मान के चलो कि यहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस। एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस जो है किसकी वजह से होता है? IgE की वजह से होता है। जी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ए जो है वो उसमें रहता है मतलब आपके मिल्क में रहता है। ठीक है, Allergy and anaphylaxis are due to the immunoglobulin IgE. Allergy happens when the immune system mistakes a food or substance for something that harmful. Immunoglobulin E is one of the 5 classes of, वही मैंने बताया था उसी में से एक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन और वेनम प्रोटेक्शन एंड ऑटो इम्यून प्रोसेसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है कि सेल्स दैट रिलीज हिस्टामिन्स। ठीक है, हिस्टामिन और अदर वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस को कौन रिलीज करता है? तो ये आपके मास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेल्स दैट रिलीज हिस्टामिन एंड अदर वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस आर मास्ट सेल्स। Type 1 reaction is based on the an interaction between an intruding allergen and IgE immunoglobulin, eosinophils and platelets, resulting in the release of active mediators such as histamine। अब इसको चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी वीडियो काफ़ी वो हो रही है, तो देखते हैं फिर कभी किसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज अ टॉक्सिन। टॉक्सिन में देखो 2 ही 3 आते हैं, एक तो एब्रिन होता है और एक रिसिन होता है। ठीक है, रिसिन जो है वो किससे ऑब्टेन करते हैं? रिसिनस कम्युनिस से। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, टॉक्सिन। और बाकी इसका मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है मेरे चैनल पे। बाकी मतलब ये जो चार्ट है ये पूरा का ही पूरा अपने आप में बहुत ज़्यादा है, पूरा का पूरा चार्ट जो है ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको एक बार। जैसे इसमें देखो मॉर्फिन दिया हुआ है, मॉर्फिन के साथ में और क्या दे रखा है वहाँ पर? कोडीन है। तो ये क्या आ जाएंगे आपके उसमें आ जाते हैं, ये एल्केलॉइड्स में आ जाते हैं। ठीक है, एल्केलॉइड्स हो जाएंगे।
मॉर्फिन, कोडिन। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स आ जाएंगे। एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल आ जाता है। और बाकी टॉक्सिन में आपके आ जाएंगे एप्रिन और रिसिन आ जाते हैं। उसके बाद लेक्टिन्स में कनकैनावेलिन ए आ जाता है। ड्रग्स की बात करते हैं तो विनब्लास्टिन, करक्यूमिन के साथ में और क्या दिया हुआ है वहाँ पे, विनब्लास्टिन दिया हुआ है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये ड्रग्स में आ जाएंगे। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम्स और सेलुलोज वगैरह आ जाएंगे। बाकी पिगमेंट्स की बात करते हैं, ये कैरोटीनॉइड किस में आ जाता है आपका, पिगमेंट्स में आ जाता है। तो पिगमेंट में कैरोटीनॉइड है और इसके साथ में क्या दे रखा है वहाँ पर, एंथोसायनिन्स दे रखा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आराम से नोट कर, मतलब देख लेना फिर से और इसको रिवाइज कर लेना। पढ़ा सबने मालूम है लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसिन क्या है, रिसिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच इज अ टॉक्सिन। रिसिन प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम मेकिंग द प्रोटीन दे नीड। विदाउट द प्रोटीन सेल्स डाई एंड इट इज हार्मफुल टू द होल बॉडी एंड डेथ में अकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इन विच टेम्परेचर रेंज एंजाइम्स आर मोस्ट फंक्शनल। तो एंजाइम जो है वो किस टेम्परेचर रेंज में, तो वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस की रेंज में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। एंजाइम्स क्या हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं विच एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म बाय डिक्रीजिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम। इन ह्यूमन दिस टेम्परेचर इज 37 डिग्री विच इज सेम एज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज इन 1838 में, ठीक है, श्लीडन और श्वान दो साइंटिस्ट थे ना, तो 1838 में श्लीडन आ जाते हैं और उसके बाद में 39 में आते हैं थियोडर श्वान, फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 90th है एस्टेरियास एंड ओफ्यूरा, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके, इकाइनोडर्मेटा के आ जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा के और सारे फीचर्स आपको मतलब पता होने चाहिए अच्छे से। एस्टेरियास इज अ ग्रुप ऑफ द जीनस एस्टेरिडी, फैमिली सी स्टार्स। ओफ्यूरा क्या है, जिसको मतलब जीनस इकाइनोडर्म्स का है, बिलोंगिंग टू द फैमिली ओफ्यूरिडे। दीज आर द एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड टू डेट नो फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल इकाइनोडर्म्स, अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। सी ककम्बर, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार्स, डॉलर्स, ये सारे किसके हैं, इकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है 91, इकोलॉजिकल पिरामिड डिटरमाइन करता है, तो द एनर्जी एंड बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। बाकी 3 तरीके के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास। जिसमें से पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये क्या होता है, हमेशा ऑलवेज अपराइट रहता है। ठीक है, हमेशा अपराइट होगा। और बाकी ये जो है पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर, ये अपराइट भी हो सकते हैं और डाउनवर्ड भी हो सकते हैं। जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास की बात की जाए तो इसका सी या फिर ओशियन में क्या आता है, ये डाउनवर्ड होता है। और ये पिरामिड ऑफ नंबर जो है ये ट्री के मामले में क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। इस तरीके से मतलब एक पेड़ है, एक पेड़ पे मतलब बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, मतलब कुछ कम बर्ड्स हैं, थोड़ी ज़्यादा बर्ड्स हुई। ट्री तो एक ही था, फिर उस पर बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा हुई, मतलब कुछ थोड़े से नंबर ज़्यादा हुए। फिर उन बर्ड्स के ऊपर मतलब जो मतलब ब्रांचेस हुई, ब्रांचेस पे बर्ड्स हैं और उन ब्रांचेस पे कीड़े मकोड़े भी हैं, तो उस तरीके से नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये एक्सेप्शंस मैंने लिखे हैं, दोनों ध्यान रखना इसका, बाकी तीनों अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के रिगार्डिंग हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थोरिनजेनेसिस, बिल्कुल सही है। द स्ट्रेन कंटेन क्रिस्टल्स विच कंटेन अ टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, कोई भी गलत नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 93 है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। तो आपने जी.एन. रामचंद्रन का नाम सुना है ना, रामचंद्रन प्लॉट CSIR में पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से। तो ये उसी के मतलब फाउंडर कौन थे, मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के जी.एन. रामचंद्रन हैं। गोपाल, नाम पूरा क्या है, गोपाल समुद्रम नारायणन रामचंद्रन और जी.एन. रामचंद्रन। FRS was an Indian physicist who was known for his work that led to his creation for the Ramachandran plot for understanding the peptide या प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए जो है इनको जाना जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। एक क्रोमोसोम में स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओराई, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट सेल्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ई कोलाई। क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। कंसीडर द ऑप्शन एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इसमें से कंपोनेंट जो है वो कॉस साइट नहीं होगा, ठीक है। कॉस साइट जो है वो किसका हो जाता है आपका, कॉस साइट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। YAC यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है, ह्यूमन इंजीनियर डीएनए मॉलिक्यूल यूज टू क्लोन डीएनए सीक्वेंस इन ईस्ट सेल्स में। YAC also used in connection with the mapping and sequencing of genome, centrosome, telomere and origin of replication and components of YAC। और बाकी ये जो कॉज साइड है ये किसका आ जाता है, आपका कॉस्मिड का होता है, ठीक है। कॉस्मिड का है ये साइट है। कॉज साइट इन अ कॉस्मिड इज क्रूशियल फॉर पैकेजिंग द कॉस्मिड डीएनए इनटू बैक्टीरियोफेज लैम्डा साइट्स होता है। कॉस्मिड इज अ टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉस मतलब बैक्टीरियोफेज लैम्डा, और मिड मतलब क्या आ जाता है उसका, प्लाज्मिड आ जाता है। Cause site is a specific DNA sequence found in bacteriophage lambda. It is a location where the phage DNA is packed into a viral particle। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और डिटेल में पढ़ना होगा तो देख लेना, तुम लोग पढ़ सकते हो। हु डिस्कवर्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये स्मिथ एंड नाथन्स ने जो है वो क्या खोजा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को खोजा गया था। मतलब इसको कब खोजा गया था, तो ये 1972 या 78 है, ऐसे करके है कुछ, देख लेना थोड़ा सा। मतलब उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ वगैरह भी दिया गया था। नोबेल प्राइज़ तो 78 में ही दिया गया था। हु शेयर द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर दियर वर्क, ठीक है। वर्नर आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ और डेनियल नाथन्स थे जिन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर इसी को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं, इसको खोजा था। नेक्स्ट है 97। विच सेल आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एड्स। HIV जो है वो किसको परेशान करता है, तो टी हेल्पर सेल्स को सबसे ज़्यादा वो परेशान करता है। तो टी सेल्स को क्यों, HIV फाइंड्स द वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड CD4 सेल्स। HIV किल इम्यून सिस्टम सेल्स दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शंस और डिजीजेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। मेंडल वुड हैव एक्सप्लेन्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इफ। कहने का मतलब ये है कि मेंडल जो है वो मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाते अगर उस समय उनको लिंकेज के बारे में नॉलेज होता तो, ठीक है। लेकिन उन्होंने लिंकेज के बारे में मतलब ऐसा कुछ भी वो नहीं किया था। ये लिंकेज का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, हमारे TH मॉर्गन सर ने दिया था, थॉमस एंड मॉर्गन ने। किस पे, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे। Mendel would have explained the law of independent assortment if linkage was known at that time, ठीक है। linkage are close location of genes or other DNA markers to each other on chromosome. The closer the genes, the more likely they are linked or inherited together from the parent to offspring। linkage जो है वो किसने दिया था, हमारे मॉर्गन सर ने दिया था। कब, 1910 में। विच पार्ट कनेक्ट फीटस टू प्लेसेंटा। फीटस को प्लेसेंटा से कौन कनेक्ट करता है, तो सबको पता है वो कौन कर रहा है, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट फीटस टू प्लेसेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलपमेंट बिगिंस इन द एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड अराउंड थर्ड वीक। थर्ड वीक के बाद जो है ये बन जाता है विद इन द फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्टिंग स्टाफ। इट अलाउ फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन। मतलब ब्लड में जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं उसको क्या करता है, खुद प्लेसेंटा मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए कहाँ को जाता है, प्लेसेंटा को जाता है। और प्लेसेंटा में अब बेबी होता है तो वो बेबी उसको कंज्यूम करता है इनटू फीटल सर्कुलेशन। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल एंड आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये कोई और नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा ही हो सकता है आपका, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विदाउट सेल वॉल है, और क्या स्पेशल फीचर है, कैन सर्वाइव विद और विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सेल्स कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, जीनोम कंसिस्टिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और इसलिए इनको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम या फिर और किस नाम से जानते हैं, ये PP येलो के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। चलो ये भी देख लो, फिर उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में कैरी करते हैं।
अब प्रोटोजोवन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, एक प्रोटोजोवा है जो बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोवन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 8 जनरेशन, 8 जनरेशन के बाद का मतलब क्या है, 2 raised to the power 8 कितना हो जाता है आपका 256 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो डी करेक्ट है। नंबर ऑफ प्रोटोजोवन इन पॉपुलेशन आफ्टर 8 जनरेशन डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2 raised to the power n, n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशंस है। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिफ्लेक्ट डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन इन ईच जनरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटोजोवंस एज द दे रिप्रोड्यूस थ्रू द बाइनरी फिशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए को अच्छे से मतलब देखिए, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, और पीडीएफ के लिए बता दो, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं करोगे तब तक मैं कैसे वो करूँगी। बाकी मैंने एक शेयर किया था, अगर मान लो तुम्हें नोटेशंस के साथ में मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तुम चाहते हो कि नहीं तुम खुद उसका प्रिंट निकाल के खुद से लिखो वहाँ पे, तो मैं इरेज करके तुम्हें मतलब प्लेन फॉर्म में शेयर कर देती हूँ। और अगर तुम्हें इसी के साथ चाहिए तो तुम मुझे बता देना। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।